नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर विवाह दाम्पत्य श्रृंखला हमने आपके साथ आरंभ करी थी। आज उसका तीसरा खंड बनाते हुए अत्यंत हर्ष भी है एवं जिस प्रकार से आप लोगों ने विवाह खंड के भीतर अपनी रुचि दिखाई, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। पूरी श्रृंखला मुख्यतः ज्ञानवर्धन के लिए है। इससे अत्यधिक उत्साहित एवं किसी भी बात से मन के ऊपर कुंठा लेने के लिए विचार ना करें, अपितु अच्छा होगा कि किसी कुशल ज्योतिषाचार्य से अपने बारे में संपर्क साध कर जान सकते हैं कि विवाह प्रस्ताव मेरे लिए कैसा है या मैं और मेरे जीवन साथी के बीच में किस प्रकार से सामंजस्य बिठाया जाए, जिससे कि दाम्पत्य बहुत ही भली प्रकार से चल सके। मूलतः ये कुंडली विचार का विषय है और कुंडली विचार के भीतर ज्योतिष के विभिन्न अंगों के माध्यम से, वर्ग कुंडलियों के माध्यम से ग्रहों की युति, दृष्टि और वर्गों में उनकी भूमिका के अनुसार आप लोगों के साथ ये श्रृंखला हम बना रहे हैं। एवं इस श्रृंखला में बनाने के लिए परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से मेरे आचार्यों का, आचार्य श्री मिश्र जी का एवं विभिन्न ज्योतिषीय प्रमाणिक ग्रंथों का बहुत ही बड़ा सहयोग एवं योगदान है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद नमन करता हूं और आप लोगों के साथ इस श्रृंखला का तीसरा खंड आरंभ करते हैं। मूलतः जब ये व्यक्ति किसी प्रस्ताव को लेके आगे जब चलेंगे तो प्रस्ताव के भीतर या वर के लिए कन्या या कन्या के लिए वर का जो प्रस्ताव आएगा तो उसमें हर व्यक्ति का एक जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरे जीवन साथी का स्वभाव, आचरण, व्यवहार किस प्रकार का रहेगा और उससे मैं जान सकूं क्या वो मेरे लिए या मैं उसके लिए योग्य हूं, क्या मैं उसके साथ सामंजस्य बिठाने में, तालमेल रखने में योग्य हूँ, मेरी क्षमताएं, मेरे योग्यताएं उसके ऊपर किस प्रकार से। तो ज्योतिष के अनुसार कैसे जाने कि व्यक्ति का स्वभाव, कन्या या वर दोनों में से किसी का भी किस प्रकार से उसके स्वभाव हो सकते हैं। जैसे हमने पिछले खंड में बताया था कि इसके भीतर त्रिशांश कुंडली अर्थात D30 कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए उसी त्रिशांश कुंडली के अंदर विभिन्न लग्नों में विभिन्न त्रिशांश लग्नों का उदय किस प्रकार से व्यक्ति के आचरण व्यवहार के बारे में बता रहा है। मेष एवं वृश्चिक लग्न के भीतर के जातकों के लिए यदि मेष और वृश्चिक लग्न का ही त्रिशांश हो या सूर्य भी त्रिशांश कुंडली के भीतर D30 कुंडली के भीतर मेष या वृश्चिक राशि के भीतर विद्यमान हो तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर छुपा हुआ गौण रूप से मांगलिक दोष भी बन जाता है। मूलतः मांगलिक दोष, मांगलिक योग मूल जन्म पत्रिका के भीतर देखना चाहिए, किंतु त्रिशांश कुंडली के भीतर भी इस प्रकार के योग बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए मेष एवं वृश्चिक लग्न के भीतर जो वर्ग कुंडली त्रिशांश कुंडली बनेगी, D30 कुंडली बनेगी, उसमें यदि उदय लग्न मेष या वृश्चिक का ही हो तो छुपा हुआ मांगलिक दोष एक प्रकार से दृष्टांत हो सकता है। एवं यदि उसमें सूर्य भी मेष और वृश्चिक राशि के भीतर विद्यमान हो तो भी ये देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं जातक के ऊपर
उग्रता बढ़ सकती है, मंगल का प्रभाव रह सकता है। क्या असर, क्या प्रभाव रहेंगे? स्वच्छंदता, अर्थात ऐसा व्यक्ति विचारों में बड़ी उन्मुक्तता के साथ अपने विचार प्रकट करता है और वो किसी से दबने वाला नहीं होता। कभी कभी उड़ंदता भी, अर्थात जो अपने जैसे उदंड बालक बोला हो कहा जाता है, उस प्रकार का भी इनका स्वभाव बना रहता है। स्पष्ट बोलने वाला, तीखा बोलने वाला और सीधा सीधा अपनी बात को रख देने वाला, ये बहुत अधिक अपनी बातों को लाल लपेट करना पसंद नहीं करते, अपितु सीधा बोलने में इनका रुचि बनी रहती है। इसके बाद आक्रामक स्वभाव, अर्थात जो बोलना है स्पष्ट बोलना है और एकदम से ही बोल देना है, बहुत अधिक प्रतीक्षा ना करें, एकदम से आक्रामकता के तरीके से अपना प्रभाव रखें। और स्वयं को सर्वे सर्वा रखना, अपने आप को ही बहुत कुछ मान लेना, ऐसा भी इस त्रिशांश कुंडली के अनुसार व्यक्ति के बारे में इंगित होता है। मेष या वृश्चिक लगन के भीतर यदि गुरु का त्रिशांश हो, अर्थात बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की राशियों का त्रिशांश हो, या सूर्य गुरु के त्रिशांश अर्थात गुरु की राशियों में विद्यमान हो, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसा व्यक्ति निष्ठावान हो सकता है अपने जीवन साथी के प्रति, या चरित्र में भी बहुत निष्ठावान रहेगा, चरित्रवान होगा, अनैतिक संबंधों से सदैव ही परे रहेगा, तटस्थ रहेगा एवं धर्म निभाने वाला रहेगा। धर्म का अर्थ यहाँ पे है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो स्वाभाविक है, यदि हम विवाह दाम्पत्य के ऊपर विचार कर रहे हैं तो धर्म क्या है? दाम्पत्य को बना के रखना। मेष एवं वृश्चिक लग्न के भीतर बुध का त्रिशांश, अर्थात कन्या या मिथुन राशि का त्रिशांश D30 कुंडली उदय हो जाए तो क्या प्रभाव रहेगा? या सूर्य उसमें बुध की राशियों में विद्यमान हो, छल कपट किसी न किसी प्रकार से बना रहता है, व्यापारिक प्रवृत्ति बहुत रहती है इसकी, हर बात के पीछे व्यापार की कला इसको भीतर छुपी रह सकती है। कभी कभी ये भी देखा गया कि मन में कुछ और छिपा हुआ है और प्रकट कुछ और कर रहे हैं, एवं कभी कभी व्यंग्यात्मक बातें, हास्यप्रद बातें ऐसे लोग कहने के रुचि रखते हैं। बातों में इनके निरंतरता से बदलाव भी आता है एवं शरारत भरा स्वभाव भी रहता है। कोई किसी न किसी प्रकार की, जिस प्रकार से बालक किया करते हैं उस प्रकार से इनकी शरारतें भी कई बार बनी रह सकती हैं। यदि बुध स्वयं मूल कुंडली के भीतर पाप प्रभाव से युक्त हो, पीड़ित हो, तो ये अस्त हो तो ये प्रभाव और अधिक बढ़ सकते हैं। इसके उपरांत मेष एवं वृश्चिक लगन के भीतर त्रिशांश कुंडली में उदय लगन यदि शुक्र का हो तो D30 कुंडली के अंदर यदि शुक्र का त्रिशांश हो, शुक्र के 2 त्रिशांश हुए या शुक्र की 2 राशियां हैं तो उदय त्रिशांश हो वृषभ का या तुला का, या सूर्य वृषभ और तुला राशि के अंदर उदित हो, तब भी इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्या? अनेक प्रकार की संपत्ति का भोग मिलता है या उसको भोगना चाहता है। व्यापारिक प्रवृत्ति इसमें भी बनी रहती है, लेकिन बुध की व्यापारिक प्रवृत्ति केवल अपना हित साधने के लिए होती है और शुक्र की व्यापारिक प्रवृत्ति अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए लाभ देने वाली भी होती है। लेकिन इसके साथ साथ यदि जन्म मांग के अंदर अर्थात मूल जन्म कुंडली के भीतर यदि मंगल भी और अधिक बली हो, अर्थात मेष लग्न है और मंगल पूर्ण प्रकार से बली है, वृश्चिक लगन है और मंगल पूर्ण प्रकार से बली है, एवं शुक्र का त्रिशांश उदय हो, तो इसमें जातक में लोलुपता अर्थात किसी के प्रति एक लस्ट भी बनी रहती है। यदि पत्रिका किसी पुरुष की है तो महिला के प्रति आकर्षण इसका अत्यधिक रहता है,
और यदि पत्रिका किसी महिला की है तो पुरुष के प्रति इसकी आकर्षण बढ़ सकता है। और कभी कभी इसी कारण से ऐसा व्यक्ति अकारण ही यातनाएं भी झेल सकता है। इसके उपरांत आया शनि का तृषांस। शनि का तृषांस क्या कहलाता है? दास प्रवृत्ति इसमें बहुत अधिक होती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से ये मन के अंदर भ्रांति पाले रखते हैं कि ये हमेशा दूसरों के नीचे दास ही बन के रहेंगे, या दूसरों के अपने मान सम्मान को बहुत ही निम्न स्तर पर लेके चलते हैं। कभी कभी ऐसे लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा भी नहीं कर पाते और अपने आप को बहुत न्यूनतम स्तर पर लेके चले जाते हैं। इस प्रकार से देखा, मेष लग्न या वृश्चिक लग्न के भीतर विभिन्न ग्रहों के तृषांस कुंडली का क्या विचार कहा गया है। आइए और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वृषभ लगन, वृषभ लगन या तुला लगन अर्थात शुक्र के लग्नों में विभिन्न तृषांसों के फल क्या कहते हैं। यदि उसमें उदय तृषांस मंगल का हो, अर्थात लग्न हमारा यहाँ पे मेष वृषभ या तुला है और उदय तृषांस मेष या वृश्चिक राशि का है, तो क्या कहा गया? हठ धर्मिता। ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से हठ धर्मिता अर्थात जो मुझे करना है वो मुझे करना है, ऐसा बना रह सकता है। दंभ भी बना रह सकता है, अर्थात मैं बहुत कुछ हूँ, ऐसा भी इसमें बना है। कभी कभी धूर्तता या धृतता ये भी इसमें व्यक्ति के अंदर बना रह सकता है, अर्थात एक ही बात पे अड़ जाना। दबंग, उदंड और शठता एवं कभी धोखा या छल की भी कला इसके अंदर छिपी हुई रह सकती है। उपरोक्त गुण, ये जो सब गुण हमने बताए, ये और भी बढ़ सकते हैं यदि सूर्य भी तृषांस कुंडली के भीतर मेष या वृश्चिक के भीतर हो। यहाँ हमने दूसरे लगन से अर्थात वृषभ लगन के अंदर तृषांस कुंडली के लगन को आपस में जोड़ के देखा। वृषभ लगन हो और गुरु का तृषांस उदय हो जाए, अर्थात लग्न यहाँ पे वृषभ ही रहा या तुला रहा, शुक्र के लग्नों के भीतर गुरु का तृषांस उदय हो। गुरु के कौन से दो तृषांस हैं या गुरु की दो राशियों के तृषांस कौन से बनेंगे? मीन एवं धनु। शास्त्र इसके लिए बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। गुणी, गुणवान एवं प्रसिद्ध, लोकप्रिय, प्रिय, सुशोभित, इस प्रकार से यहाँ पे गुरु और शुक्र दोनों के सम्मिलित प्रभाव एक तरीके से देखे गए, अर्थात वृषभ लगन में गुरु और शुक्र के तृषांस फल लगभग एक ही जैसे हैं। और थोड़ा स्पष्ट करते हैं, लग्न यहाँ पे वृषभ और तुला है और तृषांस लग्न वृषभ, तुला, धनु और मीन हो सकता है, या सूर्य वृषभ, तुला, धनु और मीन में हो सकता है। तो इसके परिणाम क्या कहे? गुणी, प्रसिद्ध, प्रिय, सुशोभित। ये एक प्रकार से अच्छा तृषांस है और जीवन साथी के व्यवहार में बहुत ही उत्तमता प्रदान करता है। वृषभ लगन के भीतर बुध का तृषांस, तुला लगन के भीतर बुध का तृषांस, गुणी, बुध के दो तृषांस मिथुन और कन्या, गुणी रहेगा, विशेष गुण को जानने वाला अर्थात विशेषज्ञ भी रह सकता है, एवं स्पेशलिस्ट, कलात्मक और कलाकार, इसके भीतर कलाकारी छुपी होगी और ये कलात्मक रहेगा, सौम्यता भरी रहेगी और मनोरंजन से प्रियता इसकी सदैव जुड़ी रहेगी। D30 कुंडली अर्थात तृषांस कुंडली का लगन मिथुन और कन्या हो या तृषांस कुंडली के भीतर D30 कुंडली के अंदर सूर्य मिथुन या कन्या राशि में हो तो उपरोक्त फल की प्राप्ति होती है। इसके उपरांत आए वृषभ और तुला लगन के भीतर शनि का तृषांस। क्या कहलाता है शनि का तृषांस?
और शनि के 2 तृषांश कौन से हुए? मकर एवं कुंभ। या सूर्य D30 कुंडली के अंदर तृषांश कुंडली के भीतर मकर या कुंभ में विराजित हों तो विरक्तता बनी रहती है, अर्थात किसी भी घटना से, व्यक्ति से दूरी बना के रखता है। अवसाद, मन में कभी कभी डिप्रेशन जैसे भाव आ सकते हैं, या अलगाव बना रहता है, तटस्थता बनी रह सकती है। आलस्य पूर्ण होता है ऐसा व्यक्ति, कुछ आलस्य जीवन में इनके अत्यधिक होता है, और तटस्थता बनी रहती है, स्थिरता बनी रहती है। कभी कभी इन्हीं कारण से विवाह के टूटने का जोखिम या खतरा भी बना रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा वृषभ एवं तुला लगन के भीतर, वृषभ और तुला लगन के भीतर विभिन्न ग्रहों के तृषांश से क्या व्यक्ति को प्राप्त होता है, और यदि सूर्य भी उन्हीं तृषांश राशि के भीतर विद्यमान हो तो ये गुण और भी अधिक बढ़ सकते हैं। इसके उपरांत करेंगे हम मिथुन और कन्या लगन अर्थात बुध के लगनों के लिए तृषांश कुंडली के फल। यदि लग्न कुंडली मिथुन की हो या कन्या लगन की कुंडली हो और तृषांश कुंडली मंगल की हो, अर्थात वृश्चिक लगन का तृषांश हो या मेष लगन का तृषांश हो, फल को क्या कहा गया है? इसमें थोड़ा छिपाने की प्रवृत्ति होती है, लुकाव झुकाव छिपाने की प्रवृत्ति होती है, और छल कपट इसमें आता ही है, शूरता भी आती है, जैसे कि पिछले खंड में भी देखने को प्राप्त हुआ। मंगल के भीतर बुध में भी इससे मिलते जुलते परिणाम देखने को मिले। शुक्र का तृषांश अर्थात मिथुन और कन्या लगन के भीतर शुक्र का तृषांश यदि उदय हो तो व्यक्ति के अंदर कामुकता या कामनाओं से भरपूर व्यक्ति रहता है। लोलुपता छुपी रहती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, लस्ट छुपी हुई रहती है। मिथुन और कन्या लगन के भीतर स्व तृषांश हो, अर्थात मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है और उसके अंदर बुध का ही तृषांश है, तृषांश कुंडली भी मिथुन और कन्या की है, तो अच्छे गुणों को बढ़ा देता है, प्रशंसा देता है और सामंजस्य की भावना देता है। कला, कलात्मक, ललित कला प्रिय ऐसा व्यक्ति बना रह सकता है। मिथुन एवं कन्या लग्न के भीतर गुरु का तृषांश अर्थात तृषांश कुंडली उदय होगी किससे? मीन या धनु लगन से। पवित्र आचरण बना रहता है और एक ही के ऊपर दृढ़ विश्वास रखता है। चूँकि यहाँ विवाह के ऊपर हम खंड आरंभ कर रहे हैं तो एक ही के ऊपर इसका अत्यधिक विश्वास होता है, जो मेरा जीवन साथी है वही मेरा जीवन साथी है। उससे इतर होके कहीं भी किसी भी प्रकार का चारित्रिक दोष इसके भीतर नहीं हो सकता। एवं निष्ठावान होता है, पराया धन के ऊपर कभी भी इसकी दृष्टि नहीं होती एवं किसी भी नारी को बहुत सम्माननीय दृष्टि से देखता है और नारी सदैव पुरुष को सम्माननीय दृष्टि से देखती है। इस प्रकार हमने देखा कि इसमें चरित्रिक दोषों से बचाव होता है। मिथुन एवं कन्या लग्न के भीतर, मिथुन एवं कन्या लग्न के भीतर शनि का तृषांश, ये गुणों में अभाव अर्थात कमी लेके आता है और स्त्रियोचित गुण या पुरुषोत्त गुणों का अभाव रह सकता है। अर्थात यदि कन्या या मिथुन लग्न उदय है और तृषांश कुंडली में मकर या कुंभ लग्न का तृषांश उदित है या सूर्य मकर या कुंभ में हो तो स्त्री है तो उसके अंदर स्त्री तत्व की स्वभाव में कमी होगी और पुरुष है तो उसमें पुरुष तत्व के स्वभाव में कमी देखने को प्राप्त हुई है। इस प्रकार हमने बुध के लग्नों में तृषांश फल कहे गए जिससे व्यक्ति के बारे में आचरण का, स्वभाव का पता चल सके कि ये व्यक्ति, ये व्यक्तित्व, ये नारी, ये कन्या, ये स्त्री मेरे जीवन में क्या भूमिका निभाएगी। यदि विवाह हो चुका है तो मैं इनको कैसे समझूं
और यदि अभी विवाह के लिए प्रस्ताव आया हुआ है तो मैं इनको किस प्रकार से समझूं। इसके उपरांत आए कर्क लगन। कर्क लगन के लिए विभिन्न त्रिशांश कुंडलियों पे विचार। कर्क लगन के अंदर यदि मंगल का त्रिशांश हो अर्थात मेष या वृश्चिक का त्रिशांश हो या सूर्य की राशि भी मेष या वृश्चिक की हो तो क्या परिणाम देता है? स्वतंत्र विचार। ऐसे व्यक्ति के विचार बहुत स्वतंत्र हो सकते हैं और अत्याधुनिक विचार भी इसके बने रहते हैं। नई नई चीज़ों को सीखना, नई नई चीज़ों को समझना भी इसके भीतर बना रह सकता है। परंपराओं, रूढ़िवादिताओं और मान्यताओं को तोड़ने वाला, नए प्रकार से अपनी परिपाटी बनाने वाला होता है। पुरानी मान्यताओं को सबको तोड़ के आगे चलने वाला होता है। एवं विपरीत अपने जो परिवार में जो प्रचलन चले आ रहे हैं उनसे विपरीत जाके भी कार्य करने वाला होता है। कर्क लगन के लिए शुक्र का त्रिशांश अर्थात वृषभ या तुला का त्रिशांश अपरिचित या विपरीत लिंग के प्रति झुकाव बना रह सकता है और इसी कारण से अपमान और हानि या चारित्रिक दोष लगने की संभावनाएं रह सकती हैं। कर्क लगन के लिए बुध या गुरु का त्रिशांश व्यक्ति आदरणीय होगा। व्यक्ति का अर्थ है कन्या या पुरुष। आदरणीय होगा, गुणी होगा, प्रशंसित होगा, इसकी लोग प्रशंसा करेंगे और विश्वसनीयता इसके अंदर भरपूर रहेगी। इसके उपरांत आए कर्क लगन के भीतर शनि का त्रिशांश अर्थात कुंभ या मकर राशि का त्रिशांश उदय हो या सूर्य, जैसे हमने पहले ही बताया कि इसमें सूर्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे? व्यक्ति थोड़ा भावनाओं से कुंठित रहेगा और अपने जीवन साथी के प्रति उदासीनता के कारण से कभी कभी दोनों के अंदर विचारों में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इसके उपरांत हम आए सिंह लगन के भीतर विभिन्न त्रिशांश अर्थात लगन सिंह है और त्रिशांश कुंडलियां के स्वामी कौन बन रहे हैं? पहले सबसे सर्वप्रथम मंगल के त्रिशांश अर्थात वृश्चिक या मेष का त्रिशांश अत्यधिक वाचाल, बोलने वाला बहुत होता है, बड़ी बड़ी बातें कह सकता है। शुक्र का त्रिशांश अर्थात वृषभ या तुला का त्रिशांश उदय हो जाए। दृढ़ विचार किंतु पराये संबंधों से परे रहना चाहिए या ऐसे व्यक्ति परे रहते हैं। गुरु का त्रिशांश राजशाही, गुणी, गर्वित और अपनी बातों को मानने वाला और मनवाने वाला, किसी भी सीमा तक लेके जाने वाला। बुध का त्रिशांश विपरीत लिंग के प्रति झुकाव बना रहता है किंतु साथ ही साथ गुणों की अधिकता भी रहती है। शनि का त्रिशांश अपने कुल खानदान परंपराओं से भिन्न जाके कार्य करना और अपने घर के वृद्ध जनों को कई बार इसी कारण से अपने प्रति रुष्ट कर लेना। इसके उपरांत आए हम बृहस्पति के त्रिशांशों के ऊपर, बृहस्पति के लग्नों के ऊपर और उसमें त्रिशांश फल अर्थात धनु और मीन लगन के अंदर विभिन्न त्रिशांश कौन से होंगे और उनके परिणाम क्या होंगे। सर्वप्रथम मंगल का त्रिशांश गुणी, गुणवान, विशेषज्ञ, धीर और धैर्यवान। सत्व बहुत होता है, ठहराव बहुत रखते हैं जीवन के अंदर और अत्यधिक दबाव सह के भी अपनी बातों से पलटते नहीं हैं। शुक्र का त्रिशांश अच्छा जीवन साथी इनको प्राप्त होता है या अच्छा जीवन साथी की इनको लालसा बनी रहती है किंतु वाचाल बहुत होते हैं, बोलने में अत्यधिक बातें बोल सकते हैं, कभी कभी बड़बोलापन भी कहा गया है। धनु और मीन लगन के अंदर बुध या गुरु का स्वयं का त्रिशांश हो, सर्वप्रिय, सब लोगों को प्यारा होता है, ऐसा इसका आचरण होगा। जीवन साथी के गुणों को निभाने वाला, ऐसा व्यक्ति जीवन साथी के प्रति बहुत निष्ठावान होता है और उसके गुणों को बहुत देर तक निभाने वाला होता है। शनि का त्रिशांश
तन में मिलने की चाहत में कमी बनी रहती है, अर्थात जो प्रणय संबंध हैं उसमें इनके पास थोड़ी कमी होती है, और इसी कारण से कभी कभी दोनों के बीच में विघटन उत्पन्न हो सकता है। अन्य बातें अनुकूल रहती हैं, केवल मिलन में संकोच बनाए रखते हैं। और सबसे अंत में आए हम शनि के लग्नों में विभिन्न तृषांश। पहला तृषांश मंगल का तृषांश, परिश्रमी और अन्य के कामों को भी अपने ऊपर उठा के करने वाला। शुक्र और गुरु का तृषांश, सर्वप्रिय जीवन साथी चुनने वाला और जीवन साथी को सर्वप्रियता प्रदान करने वाला। बुध का तृषांश, दाम्पत्य जीवन को विशेष प्रकार से ठीक ना रख पाए। शनि का तृषांश स्वयं का ही तृषांश हो तो जीवन साथी के कभी कभी षड्यंत्रों का शिकार भी हो सकता है और उसमें फंस जाए, या विपरीत लिंग के व्यक्तियों का षड्यंत्रों का शिकार हो सकता है और उसमें फंस सकता है। टिप्पणी: तृषांश राशि और तृषांश राशि का स्वामी यदि नवांश कुंडली के भीतर, लग्न कुंडली के भीतर शुभ स्थान में बैठा हो तो फल अत्यधिक परिष्कृत होंगे, बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यदि तृषांश कुंडली का स्वामी लग्न या नवांश कुंडली के भीतर या स्वयं तृषांश कुंडली के भीतर पीड़ित हो तो परिणाम खराब प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत अधिक रह सकती है। आज इस खंड को थोड़ा और लंबा करेंगे क्योंकि बहुत लंबी व्याख्या है और इसको धीरे धीरे पूर्ण नहीं कर पाएंगे तो खंड टूट जाएंगे। यहाँ तक हमने विचार किया व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, अर्थात जो प्रस्तावित वर या वधू है उसका स्वभाव कैसा होगा, इसको तृषांश कुंडली के माध्यम से और उसके लग्नों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। अब हम विचार करेंगे कि ग्रह कुंडली के भीतर क्या प्रभाव डालते हैं जिससे कि विवाह या दाम्पत्य के ऊपर आँच आ सकती है या उसके अंदर कटु अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। तो पाप ग्रहों का पाप प्रभाव जन्म कुंडली के भीतर कई बार समस्याएं उत्पन्न करता है। पाप ग्रह कौन से? यहाँ नैसर्गिक पाप ग्रहों की बात की गई है। मंगल, राहु, शनि, केतु एवं सूर्य, इनको उच्चतम स्तर से न्यूनतम स्तर तक क्रम के अनुसार हमने आप लोगों के साथ आचार्य मिश्र जी की कृपा से साझा किया। अर्थात मंगल सबसे अधिक पापी ग्रह है, उसके उपरांत या क्रूर ग्रह कह लीजिए, उसके उपरांत राहु, उसके उपरांत शनि, फिर केतु, फिर सूर्य। ये क्रम एवं पद अनुसार अधिक से कम की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि ये सारे पाप ग्रह जन्म कुंडली के भीतर, यहाँ हम जन्म कुंडली के बारे में विचार कर रहे हैं, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, दशम भाव के अंदर विद्यमान है तो ये कुंडली के भीतर पापत्व की स्तर को बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से हमने ग्रहों के पद क्रम बताए उसी प्रकार से भावों के भी पद क्रम है। अर्थात प्रथम भाव में है तो सबसे अधिक, चतुर्थ भाव में तो थोड़ा कम, 7 में तो उससे कम, 8 में, इस प्रकार से ये प्रभाव लेके आते हैं। एवं 2 और 12 भाव में भी यदि पाप ग्रह हों तो ये उससे भी कम प्रभाव देते हैं। 5, 9 में यदि पाप ग्रह हों तो ये निभाने योग्य होते हैं। 3, 6, 11 भावों में यदि पाप ग्रह हों तो ये शुभता भी प्रदान कर सकते हैं। इसके उपरांत विशेष योग जिसमें विवाह के लिए कभी कभी सब कुछ देखने के उपरांत भी विवाह या दाम्पत्य में समस्याएं आ सकती हैं। कौन कौन से योग हैं? शार्प शीर्ष का योग, अर्थात जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर विद्यमान हो
और अनुराधा नक्षत्र के दूसरे या तीसरे चरण में संयुक्त रूप से हो। तो यहाँ होगा क्या, एक तो अमावस्या का असर बना रहेगा और साथ ही साथ चंद्रमा नीच अवस्था में रहेंगे। ये शार्प शीर्ष का योग कहलाता है। कभी कभी इसके भीतर विवाह के लिए, दाम्पत्य के लिए घटनाएं स्वाभाविक नहीं कही गई हैं। इसके उपरांत तिथि का प्रभाव, यदि जातक का जन्म कृष्ण त्रयोदशी से, मूलतः इसे चतुर्दशी से कहा है, लेकिन कृष्ण त्रयोदशी को भी हमने बहुत अधिक देखा, तो इसका अपने अनुभव के अनुसार आप लोगों के साथ विचार को साझा करें। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से लेकर शुक्ल पक्ष द्वितीया तक, अर्थात अभी द्वितीया का आरंभ भी हुआ है, वहाँ तक यदि तिथियाँ हैं तो कई बार दाम्पत्य में कठिनाइयाँ देखने को प्राप्त हुई हैं। इसके उपरांत संक्रांति का जन्म, संक्रांति का जन्म अर्थात सूर्य 29 डिग्री 29 अंश और कुछ कला पे विद्यमान हो, या कुछ ही अंशों के भीतर अभी राशि में प्रवेश किया, अर्थात 00-29 इस प्रकार से कुछ ही, अर्थात एक अंश भी पूरा ना हुआ, केवल उसमें आरंभ नहीं हो। तो संक्रांति के जन्म में भी कई बार विवाह संबंधी समस्याएं या परिवार को बढ़ाने के भीतर जो कमी आती है वो देखी गई है। साथ में तुला राशि में सूर्य का प्रभाव, ये भी एक प्रकार से कभी कभी परिवार को बढ़ाने में कई बार दोष उत्पन्न देता है। नक्षत्रों के प्रभाव, नक्षत्र, कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें विवाह के लिए थोड़ी सावधानी से कुंडली विचार करना चाहिए। कौन कौन सा नक्षत्र है? ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र एवं विशाखा नक्षत्र। ये कुछ नक्षत्र हैं जो ज्योतिष के प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार एवं आचार्य मिश्र के कथन के अनुसार विवाह के लिए या दाम्पत्य के लिए विशेष सावधानी के लिए कहे गए हैं। इसके उपरांत क्रांति साम्य में जन्म हुआ हो। अभी क्रांति साम्य क्या है? क्रांति साम्य होता है जब पंचांग योग के भीतर शुभ, शुक्ल, गंड और वृद्धि नामक योग उत्पन्न हो, तो इनके आसपास क्रांति साम्य देखने को प्राप्त हो सकता है। ये अवश्य नहीं है कि होगा ही, हो सकता है। जब सूर्य और चंद्रमा की क्रांतियाँ एक होंगी तो क्रांति साम्य रहेगा, और विशेषकर इन बिंदुओं पे, अर्थात ये शुभ, शुक्ल, गंड, वृद्धि पे क्रांति साम्य के योग बनने की संभावना थी। तो पंचांग में देखें, यदि शुभ, शुक्ल, गंड या वृद्धि नामक योग उत्पन्न है तो देखिए सूर्य और चंद्रमा की उस दिन की क्रांतियाँ क्या एक ही तो नहीं है, तो ये क्रांति साम्य का जन्म कहलाया। इसके उपरांत आया विष जात योग या विष योग। मूलतः इसे विष जात योग कहा गया है। इसमें तिथि, नक्षत्र और वार, ये तीनों यदि संयुक्त रूप से सम्मिलित हो जाएं, तिथि, वार, नक्षत्र, यदि तीनों संयुक्त रूप से संलिप्त हो जाएं तो ये विष जात योग कहा गया है। इसमें कई बार इसके प्रभाव अभी हम आपको बताएंगे। द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि, 2, सप्तम और द्वादशी तिथि, ये चंद्र तिथियों की बात कर रहे हैं। और नक्षत्र उदित हो कृतिका, अश्लेषा या सतभिषा, और साथ में इनके दिन हो कौन सा, या तो रविवार हो या मंगलवार हो या शनिवार हो, तो विषजात योग या विष योग की संज्ञा इसमें आती है। इसके साथ विष योग और भी व्यापक है। कब? लगन में एक शुभ ग्रह और एक अशुभ ग्रह हो, और उसके साथ साथ छठे स्थान में 2 पाप ग्रह भी विद्यमान हो, तो इसके कारण से विषजात योग या विष योग कहा गया है। तो जिसके कारण से दाम्पत्य निभाने में कभी समस्याएं आ सकती हैं। प्रभाव क्या रहते हैं? दुर्भाग्य, संतान पीड़ा, बाधा युक्त और शोकाकुल ऐसा व्यक्ति बना रह सकता है। इसके अंदर एक विशेष टिप्पणी भी है कि इन सब योगों में यदि सप्तमेश बली हो तो ये योग भी कभी कभी थोड़े निर्बल हो जाते हैं, और यदि
दोनों कुंडलियों में एक ही प्रकार के योग हों तो इसको दोष साम्य भी कहा गया, अर्थात घटा घटा बराबर जमा, अर्थात इसको दोष साम्य की संज्ञा भी दी गई है। यदि एक की कुंडली में विष जात योग हो और दूसरे की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो भी विवाह प्रस्ताव के ऊपर विचार किया जा सकता है दोष साम्य के नियम के अनुसार। जो नक्षत्र बताएं उनकी व्याख्या दोबारा से कर लेते हैं, क्योंकि उनकी व्याख्या से ही विवाह के बारे में हमें परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। क्योंकि मैंने कहा ये श्रृंखला थोड़ी लंबी रहेगी और श्रृंखला को पूरा करना हमारा समय पे आपके साथ वचनबद्धता भी है। पुनर्वसु नक्षत्र ये द्विस स्वभाव का नक्षत्र एक प्रकार से, इसमें दोबारा से घर बसने की संभावनाएं बनी रहती हैं। चूंकि ऋषि कश्यप की दो पत्नी दीति और आदिति की कहानी इसके बारे में प्रसिद्ध है। तो इन लोगों के भीतर घर और परिवार को संभालने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। अश्लेषा नक्षत्र, इसके देवता सर्प हैं और ये जीवन साथी के साथ सामंजस्यता बिठाने के लिए समस्याएं देता है और माँ के साथ संबंधों में कभी कभी समस्याएं लेकर है। और जहाँ माँ कहा गया है वहाँ माँ जैसी महिला अर्थात सास के बारे में भी विचार किया जाता है। आपके जीवन साथी की जो माँ है वे भी आपके लिए माँ समान ही है। प्रथम चरण में कम और चौथे चरण में इसके परिणाम बहुत अधिक देखने को प्राप्त हुए हैं। विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र के स्वामी इंद्राग्नि है, जिसमें दो संयुक्त देवता हैं, अर्थात जिस भी नक्षत्र के भीतर द्विता ड्युअलिटी छिपी रहेगी वहाँ कहीं ये देखने को मिलेगा कि विवाह दाम्पत्य को किस प्रकार से संभाल के सुरक्षित रखा जाए। एवं विशाखा का अर्थ ही बिना शाखा के है, तो इनको अपना परिवार आगे बढ़ाने में कई बार समस्याएं आती हैं। साथ ही ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, इसमें अपने से जो छोटे देवर, साले, ननद, कनिष्ठों के साथ समस्याएं आती हैं और संतान उत्पन्न करके परिवार को आगे बढ़ाना अर्थात शाखाओं को उत्पन्न करना भी कई बार समस्याएं दे सकता है। इसके परिणाम भी चौथे चरण में अत्यधिक देखने को प्राप्त हुए हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी देवता इंद्र है, तो ये सिंहासन पे देवताओं के राजा हैं और सिंहासन पे बैठे हुए हैं, विराजित हैं। तो अपने आप को श्रेष्ठ भी जानते हैं, श्रेष्ठ भी समझते हैं और इसी कारण से जब व्यक्ति अपने आप को अत्यधिक श्रेष्ठ समझे तब भी व्यक्ति दूसरों के साथ संबंधों में बहुत अधिक उनको लेके ना चल पाए। इसी कारण से ज्येष्ठा नक्षत्र में बड़े जेठ से अर्थात आपके जीवन साथी के बड़े भाई से और पत्नी के बड़े भाई से भी या जेठानी से या पत्नी की बड़ी बहन से भी कई बार संबंध मधुर नहीं हो पाते और इस कारण से परिवार में कटुता आ सकती है। ज्येष्ठ अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, ज्येष्ठ नक्षत्र वाले चूंकि अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं तो इसके कारण इनके अंदर मित्रता का भाव या मित्र इनके अधिक नहीं हो सकते। ज्येष्ठाना बहुमित्रो, ऐसा आचार्य मिश्र कहते हैं। इसके उपरांत आया नक्षत्र मूल। क्योंकि गणमूल के नक्षत्रों में बहुत सावधानियों से ये देखा जाना चाहिए कि किस प्रकार से ये घटित होता है। इसमें पिता या ससुर के साथ ससुर के साथ संबंधों में सामंजस्य बिठाने में कभी कभी समस्याएं आती हैं और ऐसे व्यक्ति सदैव ही अपने जीवन साथी के भीतर कुछ ना कुछ कमियां, त्रुटियां देखने वाले होते हैं। चूंकि मूल गहरी जड़ों का प्रतीक है तो ऐसे व्यक्ति हर चीज़ को गहराई में जाके, गूढ़ता में जाके देखते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के अंदर भी छुपी हुई कमियां होती हैं, वो सामने नज़र आ सकती हैं और ऐसे लोगों को तो स्वभावगत
ऐसी आदत हो सकती है। तीसरे चरण में इसका प्रभाव सबसे अधिक रहता है, अन्य चरणों में इसके प्रभाव थोड़े कम देखे गए हैं। और सबसे अंत में रेवती नक्षत्र, अंतिम चरण में इसके प्रभाव अधिक रहते हैं और रेवती कामदेव की जीवन संगनी रति के नाम से संबोधित है। तो ऐसे लोगों के पास प्रेम या प्रेम से जुड़ाव बना रहता है और इसी कारण से यदि ये जीवन साथी के साथ जुड़े हुए हैं तो प्रगाढ़ प्रेम की इनकी इच्छा बनी रहती है और यदि वो उनको नहीं प्राप्त होता तो उसमें ये खामियां, कमियां, त्रुटियां निकाल सकते हैं। सौंदर्य के बहुत ही अधिक प्रेमी होते हैं। इस प्रकार हमने आप लोगों के साथ आज स्वभाव के ऊपर एवं नक्षत्रों के और अन्य प्रच्छन्न छुपे हुए दोषों के ऊपर आपसे चर्चा आरंभ करी। यदि चैनल आपकी सार्थकता को, ज्योतिषीय ज्ञान के अंदर किंचित मात्र ही वृद्धि करता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, संवाद कीजिए और हमारे कार्यक्रमों को अन्य लोगों के साथ साझा भी कर सकते हैं, जिससे ज्योतिषीय छुपे हुए लाभों को, वैदिक ज्योतिष के छुपे हुए लाभों को, जिससे न केवल आप हम ले सकें और बल्कि संसार भर में वैदिक ज्योतिष का प्रचार प्रसार हो। हमसे संपर्क करने के लिए मेल के माध्यम से हमसे संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप अपने परिवार का, समाज का, देश का बहुत ध्यान रखिए। अगली चर्चा दाम्पत्य के ऊपर ही और अधिक नई जानकारियों के साथ अति शीघ्र आपके साथ साझा करेंगे।